कैसे हो भाई? आवाज आ रही है पीछे? है? हाँ दे। पढ़ के आए कल वाला? नहीं पढ़ के? इतना जल्दी नहीं, कौन सा बोलता है? तो ऐसे ही आज कई दिन से है। क्लास खत्म हो जाती तब आता है ना? तबीयत डाउन थी। मैंने सोचा हिम्मत हार गया तुम। कि ये तो समझ में नहीं आएगी तो क्लास ही छोड़ देता है। ऐसा? आती है? ठीक है। चलो पढ़। पढ़ के आए हो? समझ में आया? याद हो गया? पीछे देखियो ब्यावे गो। बेस ऑफ प्रोक्रिएशन फैमिली एंड कॉन्सिक्वेंस कॉन्जुगल। बेस ऑन प्रोक्रिएशन। ऐसा नहीं था भाई, बेस ऑन प्रोक्रिएशन नहीं था कॉन्जुगल कॉन्सनगेनस। चलो ठीक है। क्या पढ़ा था अपन ने? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा था, है ना? और क्या पढ़ा था? सोशल इंटरेक्शन तो स्टार्ट किया है ना? और क्या पढ़ा था? मोबिलिटी पढ़ी थी, सोसाइटी पढ़ी थी, है ना? तो अपन सोसाइटी से बात स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी में अपन ने दो देखे थे, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट उसके और एक उसके फंक्शनल एलिमेंट। याद रखने अलग अलग। उसमें सबसे पहले अपन ने स्ट्रक्चरल में क्या देखा? उसकी क्या होनी चाहिए? सोसाइटी की आइडेंटिटी होनी चाहिए। फिर उसका क्या होना चाहिए? कंपोजिशन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? इंट्रा ग्रुप इंटरेक्शन होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए? इंटर ग्रुप इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे कि उनके इंट्रा ग्रुप और इंटर ग्रुप रिलेशन देख लिए। ये तो हो गए सारे स्ट्रक्चर। फिर उसके अपन ने क्या देखे? फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होंगे भाई? नॉर्म्स होंगे, वो उसके फंक्शन को डिसाइड करेंगे, उसके रिसोर्स कैसे हैं, उसकी लीडरशिप कैसी है और उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है। ये सारे चारों अपने को किसमें याद रखने हैं? फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। बहुत मतलबी हो तुम तो। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पे अपन ने देखा कि क्लास और कास्ट के बेस पे स्ट्रेटिफिकेशन हो सकता है। क्लास के बेस पे होता है वो इनहेरिटेंट होता है, या कास्ट के बेस पे होता है इनहेरिटेंट? कास्ट के बेस पे इनहेरिटेंट होता है। और एक्वायर्ड किस में होता है? क्लास के बेस पे। फिर अपन ने देखा था कि ये किसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, किसके कारण से हुए हैं? तो डिफरेंशिएशन और इवेल्युएशन की वजह से क्या हुआ? क्लास और कास्ट बन गई। उसके बाद में अपन ने मोबिलिटी देखी। मोबिलिटी वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अगर उसी उसी स्ट्रेटा में चल रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल। अगर टू वे हो रहा है या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोल देंगे? वर्टिकल। ठीक है। उसके बाद में अपन ने सोशल इंटरेक्शन स्टार्ट किया था। सोशल इंटरेक्शन में अपन ने 5 टाइप का सोशल इंटरेक्शन देखा था कि 5 टाइप का सोशल इंटरेक्शन हो सकता है। कौन सा था भाई? अकोमोडेशन, और दो अपन ने देखे थे जो नेगेटिव है। कौन कौन से? कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट। ठीक है। तो अब देखो एक बार इनको समझना, फिर अपन बात करेंगे अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। और उसके बाद में पीजी की क्लास में लिखाया था सर जी, क्या लिखाया था? आर दोज थिंग्स विच पर्सन ought or ought not to be do in society। अरे एक बार रुक जाओ यार, सब बताऊंगा। ठीक है।
अकोमोडेशन देखो भाई, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, कोऑपरेशन, कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट, ये 5 टाइप के क्या हैं, सोशल इंटरेक्शन है कि आपस में सोसाइटी कैसे इंटरेक्ट करेगी। तो पॉजिटिवली इंटरेक्ट करेगी तब तो ये काम आएंगे, और नेगेटिवली होगी तब ये काम आएगा। ठीक है, तो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आपस में परस्पर काम कर रहे हैं बट उनके बीच में कोई एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, जैसे इसको अलग अलग अकोमोडेशन के टाइप पढ़ेंगे कि अकोमोडेशन कैसा कैसा हो सकता है। फिर एसिमिलेशन का मतलब होता है कि उसके जैसा एकदम रंग में मिल जाना, कि जैसे अपन कहीं गए और जैसा उसका कल्चर है, जैसा उसका देश है, वैसा ही अपना भेष हो गया, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, मतलब अगले के रंग में ही रंग जाना। ठीक है, ब्लेंड हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। तो अगले के अगर कल्चर में उसमें ब्लेंड हो गए, वहां अपन मिल गए, तो अपन उसके वो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब जो काम होगा वो पॉजिटिव होगा। तो उसके बाद में कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, परस्पर साथ आके काम करना, क्या कहलाता है, कोऑपरेशन। और कंपटीशन का मतलब क्या होता है भाई, क्या होता है कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा तो हिंदी में हो गया, कंपटीशन का मतलब क्या हो गया। हाँ, देखो इन दोनों में इतना ही अंतर है, कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में, कि कंपटीशन के अंदर अपन सिर्फ आगे जाने की कोशिश करते हैं कि पीछे वाले को और उससे आगे चले जाए, आप अपन उसकी सिर्फ इतनी कोशिश करते हैं। बट कंफ्लिक्ट में अपन क्या करते हैं, जो बीच में आ रहा है उसको हटा दो, मतलब कंपटीशन में आ रहा है उसको वाइप आउट ही कर दो। ठीक है, तो वाइप आउट कर देना या हटा देने की मन में हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कन्फ्लिक्ट। तो ये थोड़ा ज्यादा अग्रेशन होता है, इसके अंदर माराकुटी भी हो सकती है कन्फ्लिक्ट में, जबकि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो ये अपन इसके बारे में डिटेल से देखेंगे ये पांचों। तो सबसे पहले लिखो अकोमोडेशन। ये पांचों कल के लिखे हुए हैं ना। सबसे पहले अकोमोडेशन लिख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अलोंग, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अलोंग despite differences। और आगे बैठ के वापस में मत बात करो भाई। despite differences is compromise sort of compromise, tolerance, arbitration, ट्रस्ट, एटसेट्रा। घबराना मत, ऐसे क्यों देख के सबकी बात करेंगे अपन इन चारों की। अपन ने क्या कहा था, अकोमोडेशन का मतलब क्या है कि एक साथ आ गए, डिफरेंसेस है उसके बावजूद भी। ठीक है, आपस में डिफरेंसेस है पर एक साथ काम कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। ठीक है,
समझ में आया? अकोमोडेशन में क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंसेज है, उनके बावजूद क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेज होने के बावजूद साथ में काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन। कि है आपस में कोई कोई दिक्कत, बट दिक्कत होते हुए भी अपन साथ में काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। जबकि एसिमिलेशन में अपन ने क्या देखा था कि उसके अंदर तो एकदम ही ब्लेंड हो जाएंगे, उनके जैसे ही हो जाएंगे, कोई डिफरेंस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंसेज हैं, भिन्नताएं हैं, पर भिन्नताओं के बावजूद अपन साथ में काम कर रहे हैं। किसकी वजह से, कॉम्प्रोमाइज की वजह से, टॉलरेंस की वजह से, आर्बिट्रेशन की वजह से और ट्रस्ट की वजह से। इनमें से कोई चीज हो सकती है, इसकी वजह से साथ में काम कर रहे हैं। अब देखो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है और ट्रस्ट क्या होता है। ठीक है, एक एक मीनिंग एक बार देखना। देखो कॉम्प्रोमाइज के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉम्प्रोमाइज ही। कॉम्प्रोमाइज के अंदर अपन क्या करेंगे कि दो पार्टीज है, जिनके जो साथ में काम करेंगे वो दो पार्टीज होंगी, वो दो पार्टीज एक अपने अपने स्टेप नीचे आ गए। ठीक है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि भाई मैं मेरे वाली भी छोड़ता हूं, तू सामने वाला कहता है मैं मेरे वाली भी छोड़ता हूं, और वो जब तक उनके अंदर ये गिव एंड टेक चलता रहेगा तब तक वो कॉम्प्रोमाइज उनका बरकरार रहेगा और अकोमोडेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज के अंदर क्या करते हैं अपन, स्टेप डाउन करते हैं अपनी सिचुएशन से, कि अपनी जो सिचुएशन है जहां अपन करंट है, उस करंट सिचुएशन से अपन क्या करते हैं, एक स्टेप दोनों पार्टी डाउन आएंगी, उसको तो बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के अकोमोडेशन के लिए और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक स्टेप डाउन करते हैं कि मैं मेरी वाली छोड़ता हूं, तू तेरी वाली बात छोड़ दे। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। एक होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विचारों का स्वागत करती है कि भाई कोई बात नहीं, तेरे विचार मेरे से भिन्न है, हो सकते हैं, तो वो उस चीज का रेस्पेक्ट करती है और उसके साथ में चलता है। तो टॉलरेंस करता है वो उसकी, सामने वाले के विचार है वो भिन्न जरूर हो सकते हैं, बट वो इसलिए भिन्न हो गए इसलिए वो मेरा दुश्मन हो गया, ये नहीं होता टॉलरेंस में। ठीक है, तो टॉलरेंस के अंदर दोनों पार्टी अपनी अपनी जगह बरकरार रखती है। जैसे अपन ने कॉम्प्रोमाइज में अपन ने क्या किया था, स्टेप डाउन आए थे, बट टॉलरेंस में स्टेप डाउन नहीं आते, अपनी अपनी सिचुएशन पे रहते हैं और वहीं रह के अपन दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और वो अपनी रेस्पेक्ट करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। एक होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों पार्टीज हैं वो आपस में वो सुलझाने में नाकाम हो गई, कि आपस में जो डिफरेंसेस थे वो आपस में उनको दूर नहीं कर पाई, किसी तीसरी पार्टी की सहायता से उन्होंने अपने आपस के जो दिक्कत थी उसको दूर कर लिया, पंचायत बिठा दी। तो पंचायत बिठा दी तो थर्ड पार्टी जो डिसीजन करेगी उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन, कि उनका बीच बिचाव करा दिया। ठीक है, क्यों, खुद वो डिफरेंसेस दूर नहीं कर पाए और बीच बिचाव की वजह से कि ये काम तू नहीं करेगा, ये काम तू नहीं करेगा, दोनों को समझा बुझा दिया और वो क्या करवा दिया, आर्बिट्रेशन। ठीक है, और एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट ज्यादातर आर्मीज के बीच में होता है, इसको बोलते हैं युद्ध विराम। ठीक है, तो जब सीज फायर होती है उसको वो ट्रस्ट होता है कि तुम भी इधर से गोली नहीं चलाओगे, हम भी नहीं चलाएंगे, तो युद्ध रुक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रस्ट। तो ये अकोमोडेशन के टाइप्स बोल सकते हैं इनको, कि अकोमोडेशन किस किस की वजह से हो सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज की वजह से हो सकता है, टॉलरेंस की वजह से हो सकता है, आर्बिट्रेशन की वजह से हो सकता है और ट्रस्ट की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले लिख लो कॉम्प्रोमाइज। सर आप ऐसे पढ़ाते रहे तो डब्ल्यू दूर की बात है, चपड़ासी भी नहीं बन पाएंगे। ये डेस्टिनी है तुम्हारी, क्या बनते हो। ठीक है, ये समझ में आया। अकोमोडेशन का मतलब अपने को ध्यान में क्या रखना है कि डिफरेंसेस के बावजूद, भिन्नता के बावजूद भी साथ में काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन। सीधा स्टेटमेंट आएगा, चारों स्टेटमेंट देख लेंगे, सीधा स्टेटमेंट दे देगा और सीधा स्टेटमेंट से पूछ लेगा कि एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है कि क्या है।
ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जिसके अंदर ऐसा लिखा हो कि साथ में काम कर रहे हैं डिफरेंसेस के बावजूद, उसको क्या बोल देंगे, अकोमोडेशन। और अकोमोडेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज के, टॉलरेंस के, आर्बिट्रेशन और ट्रस्ट के। तो सबसे पहले लिखो कॉम्प्रोमाइज। मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ लिखा ही नहीं रहा। तो इंपॉर्टेंट और क्या बताऊं, सब में तो बता रहा हूं कि इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें से ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट पूछना चाहता हूं, पेपर मैंने तो बनाया नहीं है। अब सब में ऐसे कह रहा हूं कि भाई अगर क्वेश्चन बनेगा इसमें से तो ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो तुमको तो क्वेश्चन ही बनाने हैं, क्वेश्चन ही आएंगे तुम्हारे। तो वो इंपॉर्टेंट कैसे बता सकता हूँ, इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये सारा। मैं जो और चीजें ऐसे तो बहुत चीजें सारी तो बता ही नहीं रहा आपको, सारी चीजें नहीं बता रहा मैं आपको, वही बता रहा हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है और जो पीछे एग्जाम में आती रहती है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अलग अलग से मैं स्टार नहीं लगाऊंगा भैया ना। चलो, कॉम्प्रोमाइज सबसे पहले लिखो, कॉम्प्रोमाइज। each antagonist party to make concessions। जिसको यहां बताने के बाद भी हिंदी नहीं समझ में आती, वो जाके काम किया करो, गूगल ट्रांसलेटर आता है ना, तो जो मैं यहां लिखता हूँ गूगल ट्रांसलेटर में जाके डाल लिया करो और वहां से अपने नोट्स में लिख लिया करो। सारी चीजें तुमको कोई ऐसे खिलाएगा नहीं। ठीक है। तो जो समझ में आ रही है वो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो जैसे कई बच्चे यहाँ लिखते ना, वो ज्यादा समझदार है, वो गूगल ट्रांसलेट करके ऐसे यहाँ डाल दिया या कहीं से ऐसे देख के, तो वैसा आप घर पे जाके वैसे कर सकते हो। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ सारी चीज हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं नहीं लिखा सकता। ठीक है। तो आप जाके लिख सकते हो, इतना टाइम तो मिल जाता होगा आपको। ठीक है। चलो लिखो, each antagonist party to make concessions that allows them to reach an आज इंग्लिश में तो मैं डलवा दूंगा उनसे ऑनलाइन वाले में। ठीक है। क्योंकि मैं कल वो जो पहले वाला बैच है उससे कॉपी करवा दिए, तो आज उस पे ऑनलाइन वाले में इंग्लिश के तो डल जाएंगे। हिंदी में उसी में मैं हिंदी कुछ लिखने की कोशिश करूंगा, जहां जरूरत लगी मेरे को, तो वहां से आपको वो मिल जाएंगे नोट्स। ठीक है। टू रीच एन एग्रीमेंट, फिर मेरा ही कुछ कम हो जाएगा काम, एग्रीमेंट गिव एंड टेक continues until all parties are satisfied। देखो समझो क्या बोला था मैंने, बोला था वही बात है इसके अंदर कि जो एंटागनिस्ट पार्टी, एंटागनिस्ट मतलब विरोधी दल, तो जो विरोधी दल होंगे उनके बीच में कंसेशंस दैट अलाउज देम टू रीच एन एग्रीमेंट,
तो कुछ ऐसे कंसेशंस होंगे, कुछ ऐसी छूट होगी, कंसेशंस मतलब कुछ छूट होगी जिसकी वजह से वो एक एग्रीमेंट पे आ पाएंगे। ठीक है, तो ये जब तक गिव एंड टेक चलता रहेगा तब तक ये दोनों बीच में ये बना रहेगा कॉम्प्रोमाइज, और जब गिव एंड टेक खत्म हो गया तब ये कॉम्प्रोमाइज खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, एक इसमें ऐसी बात लिख लेना कि इसमें दोनों जो दल हैं, हिंदी में लिख लो चाहे नीचे इसके लिख लो कि दोनों दल अपनी स्थिति छोड़कर, दोनों दल अपनी स्थिति छोड़कर, अपनी स्थिति छोड़कर, अपनी स्थिति छोड़कर, अपनी स्थिति छोड़कर स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या बोलेंगे स्टेप डाउन को? हाँ, अपना स्तर, हाँ मतलब स्थिति छोड़कर नीचे आते हैं। ठीक है, स्थिति छोड़कर, अपनी स्थिति छोड़कर नीचे आते हैं। ठीक है, मतलब स्थिति पे नहीं रहते अपनी, तो वो किस में नहीं रहते? कॉम्प्रोमाइज में। टॉलरेंस में और कॉम्प्रोमाइज में ये डिफरेंस है कि इसमें तो दोनों पार्टी जो आपस में एग्रीमेंट कर रही हैं वो दोनों अपनी स्थिति को छोड़ देती हैं। ठीक है, और जबकि टॉलरेंस के अंदर दोनों पार्टी अपनी स्थिति को नहीं छोड़ती। टॉलरेंस में दोनों पार्टी अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए एक दूसरे की परस्पर क्या करती हैं? रेस्पेक्ट करती हैं, तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस। तो इसमें टॉलरेंस में लिख लो, हिंदी वाले लिख लो भाई, अभी तो आया है दिमाग में। दोनों पार्टियां, टॉलरेंस में दोनों पार्टियां अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए, दोनों पार्टियां अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए, दोनों पार्टियां अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए, आदर करते हुए कार्य करते हैं, आदर करते हुए कार्य करते हैं। ठीक है, अब लिख लो आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में लिखो, जब दोनों पार्टियां, जब दोनों पार्टियां आपस के, आपस के मसले, आपस के मसले स्वयं से नहीं सुलझा पाती, आपस के मसले स्वयं से नहीं स्वयं से नहीं सुलझा पाती, स्वयं से नहीं स्वयं से नहीं सुलझा पाती, तब वे किसी तीसरी पार्टी का, किसी तीसरी पार्टी का सहयोग लेते हुए, सहयोग लेते हुए सहयोग लेते हुए आपस के मसले सुलझाती हैं। सहयोग लेते हुए आपस के मसले सुलझाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन। तो थर्ड पार्टी याद रखना है कि अगर तीसरी पार्टी शामिल हो गई, जो दो पार्टी जिनके बीच में लड़ाई थी वो पर खुद नहीं सुलझा पाई, तो किसके पास चली गई? तीसरी पार्टी के पास चली गई, और वो तीसरी पार्टी ने इन दोनों के मसले को सुलझा दिया, तो वो कौन हो गया? उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, बीच बचाव। ठीक है, तो टॉलरेंस में और उसमें कॉम्प्रोमाइज में ऐसी स्थिति नहीं थी। टॉलरेंस और कॉम्प्रोमाइज में जिन दो पार्टियों के बीच में आपस में मनमुटाव था या आपस में दिक्कत थी, वो उन दोनों ने ही खत्म कर ली। एक केस में तो अपना स्टेप डाउन करके,
कि अपनी स्थिति से नीचे आके और एक में सिर्फ अपनी स्थिति पे रह के और दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए कर ली, तो उसको तो टॉलरेंस बोल दिया। और अपनी स्थिति से नीचे आके और दोनों ने अपनी अपनी जिद छोड़ के जब आगे, उसको अपन ने क्या बोल दिया? कॉम्प्रोमाइज। तो ये चारों चीजें याद रखोगे। ट्रस्ट का मतलब लिख लो, सीज फायर, युद्ध विराम, युद्ध विराम। ये ज्यादातर जो ये अकोमोडेशन का जो वर्ड है, ये ज्यादातर सेनाओं के लिए काम में लिया जाता है ना। तो ये आपस में दो पार्टी होंगी, वो कौन होंगी? सेनाएं होंगी, तब तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रस्ट। ठीक है, ऐसे नॉर्मल यूज नहीं करते इसको। दो सेनाएं आपस में अगर युद्ध विराम कर रही है तो उसको ट्रस्ट बोलते हैं, सीज फायर। जीरो जीरो टॉलरेंस क्या होता है? जीरो टॉलरेंस होता है कि भाई अपनी अपनी स्थिति पे रहते हुए दूसरों के विचारों का और वो नहीं कर रहे, मान ही नहीं रहे, टॉलरेंट ही नहीं है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब तो हो गया कि अगले के विचारों का अपन क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं कि इसके विचार अपन से भिन्न हो सकते हैं, बट इससे ये अपना दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको तो अपन ने टॉलरेंस बोल दिया। जीरो टॉलरेंस का मतलब हो गया कि अपन अगले को मान ही नहीं रहे, जो अपने से भिन्न है, जो भिन्न विचार रखता है, उसको अपन अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। वो जीरो टॉलरेंस होगी, कि इसमें टॉलरेंस नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं टॉलरेंस को? सहनशीलता। हाँ वही। ठीक है, चले, ये समझ में आया। इसके बाद में अपन चलते हैं। अब आप इनको भिन्न कर सकते हो, ये अकोमोडेशन के ही टाइप्स है जिनको अब आप अलग अलग यूज कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। टॉलरेंस क्या होती है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, और ट्रस्ट क्या होता है। ठीक है, अब लिख लो भाई, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन where cultural differences where cultural differences लिख लो, एक बार मैं समझा दूंगा। फ्यूजिंग और ब्लेंडिंग का मतलब होता है घुल जाना। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं कि कलर ब्लेंड कर दिया, कलर ब्लेंड का मतलब उस कलर को घोल दिया तो ब्लेंड हो गया। तो ब्लेंड का मतलब होता है घुलना। ठीक है, एकदम वैसा का वैसा हो जाना, और जिससे क्या हो जाए, कल्चरल डिफरेंस का पता ही नहीं लगे। ठीक है, जैसे आप पंजाब में गए, उन जैसी आपके दाढ़ी आ रखी थी, आपने पगड़ी पहन ली, वैसे आपने कड़ा डाल लिया और कुर्ते पजामे पहन लिए, उनके जैसे जैसे हो गए। कोई दूसरा बता नहीं सकता कि आप बाहर से आए हो, आप सरदार नहीं हो। तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो कैसा हो गया, अपन उनके जो कल्चर था उसके अंदर ब्लेंड हो गए, मिक्स हो गए। तो उसको अपन ने क्या कह दिया कि घुल गए। अभी कल्चरल डिफरेंस करना मुश्किल है, कोई नहीं बता सकता कि आप वैसे नहीं हो। साउथ में गए तो उनके जैसे ही लुंगी पहन ली। ठीक है, तो उसको अपन ने बोल दिया कि आप कैसे हो गए, उसमें उनके कल्चर के जैसे ही दिखने लग गए, उनमें ब्लेंड हो गए। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ये वर्ड वोकेब है, ये ध्यान ही रखनी है भाई। ठीक है, अब जितना तुम्हारी वोकेब होगी उतना एक्सटेंशन के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये वोकेबलरी है सारी। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूज होना या ब्लेंड होना। ठीक है, तो जिससे कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखे। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि अगर आप उनके कल्चर में ब्लेंड हो जाओगे, मिक्स हो जाओगे,
या फ्यूज हो जाओगे तो आपके कल्चरल डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो आपस में सोसाइटी में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो उसको अपन ने बोल दिया एसिमिलेशन। चलो इसके बाद में क्या था भाई, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन लिख लो, नाम से पता चल रहा है कोऑपरेशन, साथ में काम करना। इसमें कोई डिफरेंसेस वगैरह कुछ नहीं, बस साथ में काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तीनों क्लियर हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले। अगर मैं बोलूं वर्किंग टुगेदर विद डिफरेंसेस तो क्या होगा, अकोमोडेशन। वर्किंग टुगेदर कोऑपरेशन, और फ्यूजिंग और ब्लेंडिंग। बस तीनों ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, चलो भाई इसके बाद में कंपटीशन लिखो। मनोज परमार तू इससे बाहर निकल जा भाई, ये देख ले यहां जो हो रहा है वो। ठीक है, एक तो क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो ये ध्यान रखना भाई, नेगेटिव कौन कौन से हैं, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये सीधा ही क्वेश्चन है। एक सोशल इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव वो पता होना चाहिए, इनके मीनिंग क्या क्या है बस वो पता होना चाहिए, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब क्या होता है भाई, लिखो कंपटीशन में द प्रोसेस इन विच person and group person and group compete with each other for resources or to reach a goal। हाँ, compete with each other, compete complete नहीं compete, COMPETE। बोर्ड पे लिखा हो तो सही लिख लो। हाँ, कंपटीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग व लोगों का समूह है आपस में compete करते हैं एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के लिए या गोल पे पहुंचने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। अब गोल क्या होता है भाई, जिसके अंदर टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एफर्ट्स होते हैं। ठीक है, एम में क्या होता है, ब्रॉड स्टेटमेंट होता है ना, टारगेट क्या होता है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। ऐसे ही अपन ने यहाँ गोल लिखा है ना। चलो इसके बाद में थोड़ा सा भी कंफ्लिक्ट में कंपटीशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही मैंने बताया था, उसमें सिर्फ compete कर रहे हैं रिसोर्स तक पहुंचने के लिए, और या अपन कह रहे हैं गोल तक पहुंचने के लिए। बट कंफ्लिक्ट में ऐसा नहीं है, सिर्फ compete नहीं करते, उसमें अपन जो कंपिटिटर है उसको अपन क्या कर देते हैं, वाइप आउट करने की मंशा रखते हैं कि उसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको कंपटीशन, उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, झगड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो झगड़ा बोलते हैं कि झगड़ा, तो चलो कंफ्लिक्ट ये भी कैसा है, नेगेटिव है, बट वर्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन है, ठीक है। अपन इसमें बात लिख लो छोटी सी बस। इसमें क्या करते हैं, ट्राई टू एलिमिनेट, try to eliminate, abolish, wipe out, abolish, wipe out, or make other party ineffectual। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को हटाने का, एलिमिनेट करने का मतलब हटा देने का, अबोलिश करने का मतलब खत्म कर देना, अबोलिश कर देना मतलब गायब भी कर देना, ठीक है। तो हटाना, गायब करना, साफ कर देना, और मेक अदर पार्टी इनअफेक्चुअल, या अदर पार्टी को इनअफेक्चुअली बना देना कि वो काम कर ही नहीं सके, कंपटीशन करने लायक ही नहीं रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट। एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना क्या होता है भाई, बाहर कर देना, ठीक है। तो कंपटीशन से बाहर ही कर दो, चाहे कैसे कर दो, ठीक है। गाड़ी में उठा लो, तो कंपटीशन पेपर देने जाए तब का ऐसा लग रहा है कि ये डब्ल्यू में सिलेक्शन हो सकता है, तो उसको सेंटर के बाहर से उठा लिया, ठीक है। तो वो एलिमिनेट हो गया। अबोलिश करना होता है गायब कर देना, गायब करना, ठीक है। वाइप आउट होता है साफ कर देना, ठीक है। पांचों समझ में आ गए, बस तो इतनी चीज है। ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन 5 प्रकार के, अपन ने पांचों प्रकार देख लिए। 3 उसमें पॉजिटिव थे, 2 नेगेटिव थे। एक के अंदर अकोमोडेशन में डिफरेंसेस के बाद ही साथ में काम कर रहे थे, एसिमिलेशन में एक दूसरे में घुल गए, कल्चरल डिफरेंस करना मुश्किल हो गया। उसके बाद में कोऑपरेशन में साथ में काम कर रहे हैं, और कंपटीशन में compete कर रहे हैं रिसोर्सेज और गोल के लिए, और कन्फ्लिक्ट में क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट, वाइप आउट, इनअफेक्चुअल बना देंगे अदर पार्टी को, तो उसको क्या बोल देंगे, कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, हेडिंग डालो अलग, सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें एक चीज याद रखनी है कि इनकी मैकेनिज्म होती है, वो कैसी होती है, क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म होती है। एक ये सबसे बेस्ट चीज इसमें याद रखना है, सीधा ही पूछेगा
निम्न में से कौन क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पर आधारित है? तो अपन क्या कह देंगे? सोशल, मतलब ठोस आधार है इनका। इनका आधार कैसा है? ठोस है, क्रिस्टल है। ठीक है, तो इस एकदम साफ है, ठोस है और साफ है, क्रिस्टल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। और इनको क्यों बनाया गया सोशल इंस्टीट्यूशन को? कि ये क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कि सोसाइटी में कुछ ऐसी जरूरतें थी जिनको सोसाइटी ने समझा कि इनको पूरा करना है। जैसे एजुकेशन की उनको जैसे लगा कि जरूरत है, तो उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एजुकेशन को भी अपन क्या मानते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। ऐसे ही अपन ने कहा कि इकोनॉमी की जरूरत है, पैसे की, काम धंधे की, इंडस्ट्री की, तो उसको इकोनॉमी को भी अपन ने क्या मान लिया? इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट की जरूरत महसूस हुई तो गवर्नमेंट बनाई, तो गवर्नमेंट को अपन ने क्या कहा? कि ये क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे करके अपन 5 सोशल इंस्टीट्यूशन देखेंगे और ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, या निम्न में से कौन सा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है? तो गड़बड़ होगी, क्योंकि आगे अपन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में अपने को डिफरेंस करने में दिक्कत आएगी। तो यही समझ लेना कि क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पर बेस्ड कौन है? इंस्टीट्यूशन। एक तो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा आया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा पूछ लेगा कि क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म किसकी होती है? तो सोशल इंस्टीट्यूशंस के। तो सोशल, पहले इसके बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख लो। ये तो लिखना ही निकलना है, क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, आगे लिख लो इसके। क्रिएटेड बाय सोसाइटी, मैंने बताया किसके द्वारा बनाई गई? सोसाइटी द्वारा। क्रिएटेड बाय सोसाइटी इन्वॉल्विंग systematic pattern of behavior, systematic pattern of behavior so organized and directed as to meet basic social needs. इसको अंडरलाइन कर लेना, सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड एज टू बीट बेसिक सोशल नीड्स। एक बार लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। लिख लिया? देखो भाई क्या कह रहा है इसमें। एक तो सबसे पहले चीज अपन ने देखी थी, ये कैसा मैकेनिज्म है? क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म है, ठोस एवं साफ दिख रहा है जिसके अंदर, साफ। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड है कौन? सोशल इंस्टीट्यूशन। एक तो ये मेन क्वेश्चन यही है इसका। ठीक है, उसके बाद में किसने क्रिएट किया इसको? किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। इस सोसाइटी ने बनाया, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर था, कि ऐसा सिस्टम था बिहेवियर का, पैटर्न का, कि ऐसे ही बिहेव करोगे, कि एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आप ऐसा बिहेव करना चाहिए आपको, ये इसके अंदर इन्वॉल्व था।
सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड एज टू, तो इनको ऑर्गेनाइज किया गया और डायरेक्ट किया गया किसके लिए, कि ये सोसाइटी की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा कर सके, जो एकदम मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें क्या क्या शामिल हो गया, एक तो ये क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पर बेस है, किसके द्वारा बनाया गया है, सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर शामिल क्या है, एक बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कि ऐसे बिहेव करोगे एज ए मेंबर ऑफ सोशल सोसाइटी उस, और इसको इसीलिए कैसा ऑर्गेनाइज और डायरेक्ट किया गया कि ये क्या कर दे, ये मूलभूत जरूरतों को पूरा कर दे। एक होती है भाई अपन ने देखा था, एक तो होती है नीड, एक होती है वांट। क्या अंतर है दोनों में, नीड में और वांट में क्या अंतर है? नीड तो क्या है और क्या होना चाहिए उसका बीच का अंतर। वांट का मतलब है चाहत, तो ठीक है, हिंदी तो ठीक है, समझ में आपको आती है, ठीक है, बट इनमें दोनों में मतलब किस किस लेवल पे अपन डिफरेंस कर सकते हैं कि ये आपकी जरूरत है, ये आपकी चाहत है, ठीक है, ये वांट है आपकी। हाँ देखो देखो समझो एक चीज को, ये फर्स्ट लेवल पे होती है नीड, ठीक है, नीड होती है फर्स्ट लेवल पे, इसके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कि भाई आपके पास 5 रुपए जोड़े, आपने उस 5 रुपए में आपको पेन लेना था कि आपकी जरूरत है कि मैं लिख सकूं, तो वो पेन आपकी क्या हो गई, नीड हो गई, ठीक है। अब आपके पास अभी तो 5 रुपए थे, आगे चल के जब आपने उस पेन का ढंग से यूज कर लिया तो आपके पास 5 लाख भी हो गए, ठीक है। तो वो 5 से आपने 5 लाख 50 लाख बना लिए। तो अभी आपकी नीड तो अपनी थी वो कि रोटी पानी तो मिल रहा है, बट अभी मेरे को हाईबूसा चाहिए, ठीक है, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी आपकी नीड नहीं है, आप बाइक पे भी जा सकते हो, साइकिल पे भी जा सकते हो, पर सनरूफ वाली चाहिए तो वो आपकी क्या हो गई, वांट हो गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नीड और वांट में। गरीब आदमी की नीड होती है और अमीर आदमी की वांट होती है, ठीक है। तो ये वांट नीड ऐसे अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये अपन बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए किसको बनाया, सोशल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। चलो अब ये ध्यान रखना, एक तो इतनी चीज का ये क्रिस्टलाइज मैकेनिज्म याद रख लेना, इसके अंदर इतना याद रहे तो बहुत है, ठीक है। सीधा ही सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पर आधारित है, तो अपन क्या कर देंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन। और ये सोशल इंस्टीट्यूशन 5 टाइप के हैं, और इससे अपने को ये डेफिनेशन भी समझ में आएगी। ये देखना इसके कि सोशल इंस्टीट्यूशन कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, सबसे पहले कौन जरूरत है भाई, फैमिली, उसके बाद में धर्म, जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है आजकल, ठीक है, काफी खतरे में भी है, फैमिली, रिलीजन, ठीक है, एजुकेशन, इकोनॉमी और गवर्नमेंट। जिसका इधर उधर ध्यान हो गया था उसको बता दो, ये टाइप्स हमने किसके लिखे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के टाइप लिखे हैं ना। ठीक है, लिख लिया। अब देखो फैमिली अपन ने पढ़ा था कि फैमिली क्या होती है भाई, क्या काम है फैमिली का, प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है, जन्म देना और पालन पोषण करना, ये काम किसका है, ठीक है। अब देखो फैमिली अपन ने देखा था, इसके अंदर क्या था, एक डिफाइंड सेक्स रिलेशनशिप है, जिसका काम क्या है कि वो प्रोक्रिएशन अब करेगा और अपब्रिंगिंग करेगा। तो ये किसने बनाई फैमिली, क्या अपने आप ही भगवान ने फैमिली बना के भेजी थी,
नहीं बनाई, किसने बनाई? सोसाइटी, मैंने नहीं बनाई। ठीक है, फैमिली में अपन ने क्या देखा था? फैमिली किसने बनाई? सोसाइटी ने बनाई। किसके लिए? और फैमिली में क्या होगा कि एक बिहेवियर, पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा कि आपको एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप फैमिली जैसे आपकी फैमिली है, आप उसके हिसाब से बिहेवियर अपना शो करोगे। तो ये एक फैमिली किसने बनाई? सोसाइटी ने बनाई। और ये कैसी है? ठोस है और पारदर्शी है, साफ है, दिख रहा है कि ये तुम्हारा परिवार है, ये तो तुम्हारा परिवार ही है, छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो इसीलिए इसको अपन ने क्या कहा कि एक क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पर बेस्ड है। और सोसाइटी ने बेसिक नीड कंप्लीट क्या करनी थी कि प्रोक्रिएशन करना था और अपब्रिंगिंग करना था, कि पालन पोषण करना था और जन्म देना था। वो बेसिक नीड है, उसके बिना तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उस वो चलती रही, इसके लिए क्या बनाया? परिवार बनाया। किसने? सोसाइटी ने। इसलिए अपन ने इसको क्या कहा? सोशल इंस्टीट्यूशन का। इसके बाद में धर्म बनाया। ठीक है, धर्म किसने बनाया? इंसानों ने बनाया, सोसाइटी ने बनाया। कि भगवान थोड़ी बना के गए थे धर्म, लोगों ने बनाया। जो संत महात्मा हुए, ज्यादा ज्ञानी हो गए लोग, उन्होंने धर्म बना दिए। और वो धर्म का पालन करते हुए लोग की भाई ज्यादा पाप पुण्य थोड़ा बहुत डरते रहेंगे, थोड़ा उससे डरेंगे तो थोड़ा कायदे में रहेंगे, नहीं डरेंगे तो इंसान, आपको पता है ना। तो रिलीजन किसके लिए बनाया सोसाइटी ने? कि वो एक जो रूल है, रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, वो मेंटेन रहे, चाहे वो किसी डर के नाम पे चाहे कैसे रहे। तो उसको रिलीजन बनाया, ये भी सोसाइटी ने। उसके बाद में शिक्षा बनाई। ठीक है, कि इंसान और जानवरों में थोड़ा अंतर हो सके, इसलिए शिक्षा बना दो। और वो शिक्षा भी किसी ने, सोसाइटी ने बनाई। फिर पैसे टके की जरूरत पड़ी तो इकोनॉमी बनाई। और सबको संभालने वाला और रूल रेगुलेशन चलाने वाले कोई एक नेता चुन लिए, और उनसे जो बनाए उसको क्या बोल दिया अपन ने? सरकार। तो ये 5 क्या हो गए? सोशल इंस्टीट्यूशन। अब ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो ये 3 दे देगा, एक इसके अंदर कोई और डाल देगा जो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा। जैसे यूथ क्लब डाल दिया, तो यूथ क्लब क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो ऐसा डाल देगा। पर अपने को पता है कि सोर्स बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए और क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड ये 5 ही चीजें हैं। कौन कौन सी? फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है और गवर्नमेंट है। याद रख लोगे पांचों? इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो इसकी डेफिनेशन पे पूछ सकता है कि सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पे, और एक इनमें से ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। याद रख लोगे? तो ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। एक तो क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म वाला, या अपने को कह दे कि बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए एक, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक बिहेवियर होगा, एक बिहेवियर पैटर्न होगा, वो अगर सोसाइटी ने बनाया तो वो किस में है? सोशल इंस्टीट्यूशन में। हाँ, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लिए ये सारा। अब इसमें ऐसे लिखाने की जरूरत तो नहीं है, रिलीजन क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, सबको पता है ना? चलो आगे लिखो भी। हेडिंग डालो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ट्रिक बना लिया मैं तो। ठीक है, ठीक है। इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक बार लिख लो, फिर इनमें दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, तो पहले लिखो ए ह्यूमन रिलेशनशिप, साथ साथ ही लिख लेना भाई, इंतजार मत करना मेरे लिख लेने का।
सिस्टमेटिकली। हाँ बोल दूं, a human relationship structures wherein people purposefully associated in systematically arranged units to promote and achieve some common purpose or interest that are not specifically expressed in the institution. अब देखो, वहां अपन ने इंस्टीट्यूशन में क्या किया था, बेसिक नीड, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स थी, उनको फिलफिल करने के लिए अपन ने एक क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म पे बेस्ड अपन ने इंस्टीट्यूशन बनाए थे, ठीक है, जिनका काम क्या था, बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है कि एक ऐसा ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर लोग एक जगह आते हैं पर्पजफुली, ठीक है, किस पर्पज से, कि जैसे अपन देखो गोल्फ क्लब है, ठीक है, गोल्फ क्लब है, वो बेसिक नीड तो नहीं है, गोल्फ नहीं खेलोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो गोल्फ क्लब बनाया किसके लिए, कि उन्होंने वो पर्पजफुली एक जगह आए और उनका एक ऐसा जो ऐसा काम जो वो इंस्टीट्यूशन में नहीं कर पा रहे थे, वो काम उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए वो एक जगह इकट्ठे हो गए, उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसके लिए, जो काम अपन इंस्टीट्यूशन में नहीं कर पा रहे थे उन कामों से अलग करना, उसके लिए अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो ये क्या है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है जहां लोग पर्पजफुली, ठीक है, उद्देश्य से, उद्देश्य कोई उद्देश्य लेके एक जगह इकट्ठे होते हैं, एसोसिएट होते हैं, किसमें, एक सिस्टमेटिकली अरेंज्ड यूनिट में, जो प्रमोट करती है और अचीव करती है एक कॉमन पर्पज और इंटरेस्ट को, जो कि स्पेसिफिकली एक्सप्रेस नहीं किया गया इंस्टीट्यूशन में, उसको उसको अचीव करने के लिए, उस इंटरेस्ट को और पर्पज को अचीव करने के लिए अपन ने क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं बताया गया था, उस पर्पज और उस इंटरेस्ट को अपन ने फुलफिल करने के लिए क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और कैसे, कि लोगों ने खुद इकट्ठे हो गए, उनका एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेकर वो इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या अचीव किया, अपना जो पर्पज और इंटरेस्ट था वो अचीव किया, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, वहां क्या हो रहा था, अपन क्रिस्टलाइज्ड मैकेनिज्म में थे, एक स्पेसिफिक बिहेवियर का पैटर्न था और एक उसके अंदर क्या था, कि बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए अपन ने बनाए थे, जबकि यहाँ बेसिक नीड वाली कोई बात नहीं है। ऐसे पर्पज और इंटरेस्ट जिनको इंस्टीट्यूशन में अपन नहीं फुलफिल कर पा रहे थे, उनको अपन ने किसके थ्रू फुलफिल कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन बना के अपन ने उनको फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, क्या अपन ने एक क्रिकेट क्लब बना लिया, जीप क्लब बना लिया, बाइक क्लब बना लिया, तो ऐसा अपन ने, वो किसके लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कोई चेस खेलता है तो उसने चेस क्लब बना लिया, तो वो बेसिक नीड तो नहीं पूरा कर रहा, वो अपने कोई उद्देश्य है, कोई उनका इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, पर्पसफुली एसोसिएट हो रहे हैं, और क्या है, ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है, समझ में आया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो लिख लो, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तो और समझ में आ जाएगा।
आगे चले। एग्जाम्पल लिख लो इसके, जैसे रेडियो क्लब, इंजीनियर्स क्लब, फार्मर्स क्लब, गोल्फ क्लब, ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब मैं बोलूं बैंक एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल इंस्टीट्यूशन? सोशल इंस्टीट्यूशन। स्कूल क्या है भाई? इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इसी से डिफरेंस पता चलेगा कि उसमें क्या आएगा, परिवार आएगा, रिलीजन आएगा, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आएंगी, इकोनॉमी से रिलेटेड उसमें आएंगे, और क्या आएगा, सरकार आएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड आएगी। तो अगर अपने को बोले कि विधानसभा है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो अपन क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अब अगर अपने को बोले कि स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, तो वो क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन है कि इंस्टीट्यूशन है? ऑर्गेनाइजेशन है। और स्टूडेंट्स अगर स्कूल में है तो वो क्या हो जाएगा, अगर वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं तब तो वो क्या है, इंस्टीट्यूशन में है। और अगर अलग करिकुलम एक्टिविटी, नेतागिरी की बात करें तो किस में आ जाएंगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को भाई। ठीक है, चलो। अब इसमें से एग्जाम्पल देके भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सा निम्न में से सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऐसा इस इंस्टीट्यूशन के साथ था। तो इसमें क्वेश्चन या तो बनेगा जो मैंने लिखी है डेफिनेशन, या बनेगा इसके एग्जाम्पल पे कि निम्न में से कौन सा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है। दो चार क्वेश्चन कहीं इधर उधर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों। ठीक है, चलो। ये अपना कंप्लीट हो गया सोशल सोशल वाले। अभी अपन नई हेडिंग डाल रहे हैं कल्चर, मतलब इसी में चल रहे हैं, सोशियोलॉजी में ही। ऐसे मत देखना कि सोशियोलॉजी कंप्लीट होगी। कल्चर, पहले कल्चर के बारे में लिख लो, फिर इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इसके बारे में अपन देख लेंगे, एक बार इसके बारे में लिख लो। ये क्या है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है किसका, कल्चर इज ए कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल, कॉम्प्लेक्स होल which include knowledge, which include knowledge, belief, belief, which include knowledge, belief, art, moral, law, custom, and other capabilities
and other capabilities and habits acquired by peoples as a member of society. ये बिलीफ होता है भाई, हिंदी में धारणा, मोरल होता है नैतिक, कस्टम होता है रिवाज, जैसे आप राजस्थान में पढ़ते हो ना आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तो कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं भाई, सारी आ जाती हैं। कभी वहां के फोक म्यूजिक कैसा है, वहां का फोक संगीत, ठीक है, वहां का फोक डांस, वहां के वो वाद्य यंत्र कैसे हैं, पहनावा कैसा है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, कल्चर में आ जाती हैं। तो कल्चर किसका कॉम्प्लेक्स है, कल्चर उस समाज के ज्ञान का, उनके धारणाओं का, बिलीव्स का, उनके आर्ट का, ठीक है, उनकी नैतिक जो नियम है उनका, और उनके रिवाजों का, और उनकी जो अदर कोई हैबिट है, कोई ऐसी कैपेबिलिटीज है कि वो अलग से कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनका सो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो कल्चर में सारी चीजें आ जाती हैं। कल्चर से ध्यान रखना अपना कि राजस्थान कल्चर में अपन जैसे अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, वैसे ही कल्चर किससे मिलके बनता है, सभी जो चीजें जो एक सोशल मेंबर, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, इन लोगों ने जो ले रखी है, जो पा रखी है, उन सब का कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, तो कल्चर में क्या आ जाता है, वो उनका ज्ञान भी आ जाता है, उनकी धारणाएं, उनकी आर्ट भी आ जाती है, उनके नैतिक जो लॉ हैं वो भी आ जाते हैं, उनके रिवाज भी आ जाते हैं, और अगर उनकी कोई अलग से कैपेबिलिटीज हैं और उनकी कोई आदतें हैं तो वो भी किस में आती हैं, कल्चर में। तो कल्चर से अपने को ऐसे याद रखना भी, कल्चर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक बड़ी चीज है कल्चर, ठीक है, उस कल्चर में सारी चीजें उसके अंडर ही समा जाएंगी, तो कल्चर सबसे बड़ी चीज हो गई। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि कल्चर में क्या क्या होता है। तो कल्चर में सबसे जो छोटा होगा कल्चर में, उसको बोलते हैं कल्चरल ट्रेट, ऐसे लिख लेना कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट के बाद में बनता है कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, और फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्स मिलके किसको बनाते हैं, कल्चरल पैटर्न को बनाते हैं। ये नोट करके ऐसे लिख लो। ट्रेट का मतलब हो गया, इसको ऐसे बोल सकते हैं सांस्कृतिक विशेषता, सांस्कृतिक, ट्रेट होता है विशेषता, ठीक है, तो विशेषताएं मिलके किसको बनाएंगे, कल्चर के कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक क्या बना देंगे, पैटर्न बना देंगे, ठीक है। जैसे एक होता है पैटर्न, एक होता है मैनेजमेंट या सिस्टम होता है ना, एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ा है ना, तो क्रॉपिंग पैटर्न होता है वो किससे, सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, हाँ, सिस्टम में क्या आ जाता है,
सबका ही खराब है क्या सिस्टम? हाँ, कौन बताएगा व्हीकल वो क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न? पढ़ा सबने है ना, क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग पैटर्न। अरुण कात्यान तो सबने उठा के देखी होगी, नहीं देखी? सोंडा वाले हो क्या? तो पैक कर लो बैग, अभी निकल जाओ जे। 4 ही क्वेश्चन आएंगे डब्ल्यू में। हाँ, आजकल वो गए दिन जो एकदम वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन कोई नहीं पूछने वाला। क्या तुमको ये पता है? और पता होगा तुमको कि ये नाम तो सुना है यार मैंने, अवेयरनेस तो होगी तुमको, पर नॉलेज जब तक उसका होगा नहीं तब तक वो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो वो अवेयरनेस आती है सुंडा से, नॉलेज आपको सुंडा से नहीं मिलेगा, सिर्फ अवेयरनेस अवेयरनेस बनेगी। तो कोई स्टेटिक्स याद रह गया डायरेक्ट का, ये लिखी हुई लाइन याद रह गई, कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो 4-5 तो कराओगे, 4-5 तुक्के से हो जाएंगे, 20 एक क्वेश्चन उठ जाएंगे। ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो 20 और नीचे चले जाएंगे, जैसे गए थे वैसे वैसे वापिस आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, तो ये ध्यान रखना भाई। हाँ, उस पर डिपेंडेंट मत रहना। चलो तुमसे छोड़ी नहीं जा रही, बहुत मोह है उसके साथ में, मत छोड़ो, कोई बात नहीं, उसको साथ में रखा करो बैग में डाल के, जहां जाते हो रिश्तेदारी में लेके जाया करो उसको, और रखा करो साथ में, है ना? हाँ, क्या करूं? किसको डालना है? ढंग से बोलो। बुक को किस में डालना है? ये बोल रहे क्या वो? एक जना आगे आगे बता मेरे को, इधर आगे बता। अच्छा सर, बेस्ट बुक कौन सी है, यही कहना चाह रहे हो आप? ये पूछ रहे हैं कि किस बुक को रखना है, सुंडा को नहीं रखना, तो ऐसा एक बुक से काम चलेगा नहीं, है ना? सभी के सब्जेक्ट में आपके अच्छा होना चाहिए, और सभी के नोट्स साथ में लेके जाओ तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा रिश्तेदारों में। सारे नोट साथ रखा करो, पूरा बंडल। ठीक है, साथ में 2-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक्स और ऐसे फुल। हाँ, क्या हो जाएगा? एक बहुत है, तो बस एक रख लो, मैंने तो कह दिया, वो सही है, इजी है, वो कैरी करने के लिए इजी है। जो जहां दिखावे की जरूरत हो, जहां लेके जाना उसको लेके जाया करो, और जहां पढ़ने की जरूरत हो वहां वो नोट्स पढ़ा करो। दिखावे के लिए लेके घूम सकते हो कि हाँ चलो रिश्तेदारी में जाके आ रहे हैं तो बैग में डाल ली के पढ़ता तो है छोरा, यहाँ भी लेके है बुक। जैसे ऐसे कॉलेज में होते तुम नहीं जाते थे, घर पे जाते थे छुट्टियों में, तब एक सुंडा डाल लिए ऐसे, सभी गए, हम ही जाते थे। ठीक है, तो सर बेस्ट बुक, कोई बेस्ट बुक नहीं है भैया ना। एक एक बुक अब कंप्लीट नहीं कर सकती, वो टाइम नहीं रहा कि सारा ऐसे उठ के आ गया लाइन टू लाइन क्वेश्चन। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। आरपीएससी ने कोई क्या खा लिया पता नहीं, तुम्बा खा के बैठी हो। हाँ, मेरा आज खाई है, तभी चक्कर आ रहे हैं उसको। तो भाई वो पेपर बढ़िया बना रहे हैं, सभी चीज का बढ़िया बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई आप अगर इसका जीके का देखोगे तो जीके का भी लेवल आ रहा है, करंट का देखोगे तो करंट का भी ऐसा आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये हुआ है, राइजिंग राजस्थान हुआ है, ईआरसीपी बनी है, इसमें मोदी जी आए 17 को, ये किया फलान, कुछ ही नहीं आएगा। वो स्नूकर में उसने किसको हराया, वो क्या पता किसको किसने हराया, कितने पॉइंट से हराया, महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराया, कब कब हराया, फाइनल में किसके साथ में जीती। महिला क्रिकेट कोई देखता है क्या? नहीं देखता ना।
आरपीएससी देखती है। आरपीएससी में वो डोकरे बैठे, उनको क्रिकेट समझ आए नहीं आए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं अपन। अब हो गया अपना काम, बीच में थोड़ा बोर हो गई थी क्लास। चलो अब चलो, अब खत्म करते हैं। हाँ क्या करें? हाँ इंजीनियरिंग के, मैं तो क्या ही बोलूं, मेरे तो कुछ खुद को समझ में नहीं है। चलो ठीक है। हाँ वो एक बार कागज तो दिखा के आऊंगा, मैं आरपीएससी को पूछ के भी आऊंगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे को। ठीक है। कल्चरल ट्रेट, चलो भाई, कल्चरल ट्रेट, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल पैटर्न समझते हैं। ट्रेट का मतलब होता है विशेषता, तो कल्चरल ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं? कल्चरल कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तो अपने को पूछेगा कल्चर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो अपन क्या कहेंगे? कल्चरल ट्रेट। तो सीधा इक्वेशन आएगा कि निम्न में से कौन सी कल्चर की सबसे छोटी यूनिट है, तो अपन क्या कहेंगे? कल्चरल ट्रेट मिलके किसको बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स किसको बनाते हैं? और क्रॉपिंग सिस्टम में पैटर्न प्लस मैनेजमेंट दोनों चीजें होती हैं, है ना? तो एक बार अब की बार ढंग से पढ़ो तब देखना। क्रॉपिंग पैटर्न किसका होता है भाई? क्रॉपिंग पैटर्न तो हो गया कि एक एरिया के अंदर कैसा क्रॉप सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम कैसा लगी हुई है, कैसी क्रॉप है, तो उसको तो अपन ने बोल दिया क्रॉपिंग पैटर्न। और उस एक फील्ड के ऊपर कैसा पैटर्न है और उसका मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, तो वो किसका होता है? क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम तो होता है एक फील्ड का, और एक एरिया का होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। तो सिस्टम फील्ड का होता है और पैटर्न एरिया का होता है। ठीक है। इतने से एग्रो पढ़ाई नहीं जाती, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। चलो इसमें लिख लो, नोट में लिखो भाई। कल्चर ये ऐसे लिख लिया ना, यहां ऐसे लिख लो, एक ऐसे लगा के, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर कौन है? कल्चरल ट्रेट। ठीक है। अब कल्चरल ट्रेट है, जो विशेषताएं हैं कल्चर की, वो कैसी हो सकती हैं? मेटेरियलिस्टिक भी हो सकती हैं और नॉन मेटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो मेटेरियलिस्टिक तो बोला कि किसी कल्चर में ये विशेषता है उसकी कि उसमें लोग हैं वो धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो उस कल्चर की वो विशेषता हो गई। वो किससे रिलेटेड हो गई? मेटेरियल से रिलेटेड होगी कि कैसा दिख रहा है, मेटेरियल कैसा है। ठीक है। या अपन कहें कि किसी कल्चर में पैर छूने का है, किसी कल्चर में ऐसे सीधा ही नमस्कार करते हैं। तो अलग अलग कल्चर की वो ऐसी विशेषता है, इनको अपन क्या बोलते हैं? नॉन मेटेरियल विशेषता बोलते हैं। अब इनकी नहीं दे सर ये नोट्स से, सही भाई, ऐसे में क्या पढ़ लो, ढंग से लिखा करो रे, मैसेज तो अच्छे से टाइप करना सीख लो। कहना कुछ था रहे हो गए, मैसेज में निकलेगा कुछ ही ऐसे, अगले को समझ ही नहीं आएगा कि लिख क्या रहे हो। हाँ काम नहीं पड़ता ना, मेरे को ही कर रहे हैं। चलो कल्चरल ट्रेट लिखा। अब कल्चरल ट्रेट में ऐसे लिख लो कि कल्चरल ट्रेट दो प्रकार के हो सकते हैं, ऐसे कि कैसे हो सकते हैं? मेटेरियल हो सकते हैं और नॉन मेटेरियल हो सकता है। मेटेरियल में तो कैसे आ जाएंगे? जैसे साड़ी पहनना, धोती पहनना, वेयरिंग ए साड़ी, वेयरिंग ए साड़ी, धोती, धोतर।
नॉन मटेरियल में बड़ों का सम्मान करना, कैसे लिखेंगे? हाँ, बड़ों का सम्मान, ठीक है। पैर छूना, पैर छूना भी कैसा है? नॉन मेटेरियलिस्टिक, पैर छूना। ठीक है। अब कल्चरल कॉम्प्लेक्स को अपन क्या कह सकते हैं? ग्रुप ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ कल्चरल ट्रेट। तो कल्चरल ट्रेट का समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं? कल्चरल कॉम्प्लेक्स। और कल्चरल कॉम्प्लेक्स का समूह है उसको क्या बोलते हैं? कल्चरल पैटर्न। इसीलिए मैंने इनको एक लाइन में लिख दिया, आप इसको ऐसे समझ लेना, ठीक है। ट्रेट मिलके किसको बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, और कॉम्प्लेक्स मिलके किसको बनाएंगे? पैटर्न को बनाएंगे, ठीक है। चले आगे। एक होता है भाई कल्चरल इनर्सिया। कल्चरल इनर्सिया सीधी डेफिनेशन सी ध्यान रखनी है अपने को कि कल्चरल इनर्सिया क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्सिया पढ़ा है आपने? हाँ, लॉ ऑफ इनर्सिया किसका था भाई? फिजिक्स में पढ़ा था ना, 8वीं 10वीं 9वीं क्लास में थे तब। तीन तीन नियम किसके थे? न्यूटन के तीन नियम पढ़े? न्यूटन के थे। हाँ, कि ऐसी, वो ऐसे कि एक वस्तु है, वो जब तक गति में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगता, ठीक है। जब तक गति में रहेगी, जब तक वो अगर स्थिति सामान्य है, अगर रुकी हुई है तो तब तक रुकी रहेगी जब तक उसके ऊपर वो नहीं लगेगा, बाह्य बल नहीं लगेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्सिया, ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफ इक्वल एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा था ना, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। चलो रहने दो बड़ा। कल्चरल इनर्सिया क्या होता है? कि कल्चर का ऐसा मतलब ऐसा बल कल्चर में जो उसको चेंज होने से बच जाता है, कि वो अगर सामान्य रुका हुआ है तो रुका रहेगा, अगर वो चल रहा है तो उसको रोक, अगर बाह्य बल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। उसी के बेसिस पे नाम दिया गया इनर्सिया। इनर्सिया का मतलब होता है कि कल्चर अपने को स्टेबल रखने के लिए, चैन से बचाने के लिए कुछ फोर्स रखता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं? कल्चरल इनर्सिया। तो इसमें ऐसे लिख लेते हैं अपन कि क्या है? द रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज बाय पीपल इन कल्चर। ठीक है, कि जो परिवर्तन हो रहा है उससे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कि वो कल्चर में रहे, उसका प्रतिरोध कर रहे हैं लोग, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कल्चरल इनर्सिया बोलते हैं, ठीक है। लिख लिया। अब ऐसे लिखो,
लिख लिया ना, फॉर्म ऑफ कल्चर। फॉर्म ऑफ कल्चर, ग्रुप ऑफ वाले सर, नोट वाले को एक बार रिपीट कर दो। नोट वाले को क्या कितनी बार तो रिपीट कर दिया। ये वाला था, नहीं इससे आगे वाला, ये वाला। इसमें मैंने कहा कि कल्चरल ट्रेट, ये साइन देखना बीच में भाई, ये साइन का मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ सर होता है वो क्या होता है, छोटा, जिसकी तरफ ये पैर होते हैं वो क्या होता है, बड़ा। तो कल्चरल, ये छोटा हो गया, कल्चरल कॉम्प्लेक्स इससे बड़ा हो गया, कल्चरल पैटर्न इससे बड़ा हो गया। तो मैंने कहा कल्चरल ट्रेट सबसे छोटा है, ठीक है। और मैंने कहा कल्चरल ट्रेट मिलके किसको बनाते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स को। और कल्चरल कॉम्प्लेक्स किसको मिलके बनाते हैं, पैटर्न को। तो अपने आप ही छोटा हो गया, ये सबसे छोटा, फिर ये, और फिर ये। तो अगर अपने को इनका सीक्वेंस पूछ ले तो भी अपने को ध्यान में रहेगा, और अपने को यही ध्यान रहेगा इससे कि पहले ट्रेट आता है, फिर कॉम्प्लेक्स आता है, और फिर पैटर्न आता है, ठीक है। बस यही बात थी भाई नोट में तो। चलो, फॉर्म्स ऑफ कल्चर में देखो, इसको ढंग से समझना भाई। एथनो एथनोसेंट्रिज्म, सेंट्रिज्म। एक होता है जीनोसेंट्रिज्म, एक होता है टेम्पोरोसेंट्रिज्म, एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। बोलो मत भाई। ये चारों लिखो, इनके बारे में समझते हैं। एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, टेम्पोरोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। समझ में आ जाएगा भाई, कोई ऐसा तकलीफ वाली बात नहीं है ना। हाँ, क्या बताऊं। एथनोसेंट्रिज्म देखो, सबसे पहले क्या होता है भाई, ऐसा इंडिविजुअल या ग्रुप जो अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर मानता है, सबसे ऊपर मानता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। वो उसको अपन क्या बोलेंगे, कि जैसे हिटलर था, वो क्या कहता था कि जो जर्मन रेस है वो सबसे पावरफुल रेस है, उससे ऊपर कोई रेस नहीं है। तो उस आदमी को अपन, हिटलर को क्या कह सकते हैं कि उसका कल्चर कैसा था, एथनोसेंट्रिज्म टाइप का था, कि वो अपने कल्चर को क्या मानता था, सुपीरियर मानता था। ये मानता था मेरा कल्चर सबसे ऊपर है और सब थल्ले थल्ले असी होते होते, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिज्म सबसे ऊपर और इसके नीचे रहेंगे और सारे, ठीक है। तो एथनोसेंट्रिज्म आदमी जो कल्चर होगा, जो एथनोसेंट्रिज्म को फॉलो करेगा, वो ये कहेगा कि मेरा कल्चर सबसे सुपीरियर है और सबके कल्चर कोई काम के नहीं है। जीनोसेंट्रिज्म इसका जस्ट उल्टा होता है। जीनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, वो अपने कल्चर को बुरा मानता है और बाहर वाले कल्चर को अच्छा मानता है, कि भाई जींस छोटी सी ऐसी वाली हो और जिसमें और भी थोड़ी फटी हो तो और ही अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसा मानते कि भाई अपना कल्चर, जैसे अपने कल्चर में सूट साड़ी ऐसे पहनते हैं, तो उनको छोड़ के अपन उसको अपना रहे हैं, तो वो वेस्टर्न कल्चर हो गया। तो अपने कल्चर को छोड़ के अपन किसको सुपीरियर मान रहे हैं, दूसरे वेस्टर्न कल्चर को, तो उसको क्या बोलते हैं,
जीनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। यही रहना है, यही, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म समझे। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब अपने कल्चर को सुपीरियर मानना। जीनोसेंट्रिज्म में अपने कल्चर को न मान के फॉरेन कल्चर को सुपीरियर मानना किसमें होता है? जीनोसेंट्रिज्म में। अब सीधा सा ऐसा स्टेटमेंट आएगा और उसमें ये चारों लिखे होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखना है। एथनो मीन्स ऊपर वाला, ठीक है, जो अपने को ऊपर मानता है। जीनो मीन्स जो अपने को जीरो मानता है, खुद को, कि हमारे वाला जीरो है, औरों वाला सुपीरियर है। तो ऐसे जीरो ऐसे याद रख लेना, जीनो जीरो, जीनो जीरो, क्या अपने को जो जीरो मानता है, बाहर वाले को, फॉरेन को सुपीरियर मानता है, वो तो क्या हो गया? जीनोसेंट्रिज्म। खुद वाले को सुपीरियर मानता है और बाहर वाले को जीरो मानता है, वो कौन हो गया? एथनोसेंट्रिज्म। और एक होता है टेम्पोरोसेंट्रिज्म, क्या हमको दोनों से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में अगर लोअर चल रहे हैं तो लोअर ठीक है, क्रॉप टॉप चल रहे हैं तो क्रॉप टॉप ठीक है, ठीक है। तो जैसा प्रेजेंट में चल रहा है, टेम्पोरोसेंट्रिज्म कल्चर क्या मानता है कि प्रेजेंट बेटर है किससे? पास्ट से या फ्यूचर से। तो जो प्रेजेंट की बात करता है वो कौन करता है? टेम्पोरोसेंट्रिज्म क्या कहता है कि प्रेजेंट सुपीरियर है, ना तुम्हारा सुपीरियर है ना मेरा सुपीरियर है, प्रेजेंट में जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। तो ऐसा कौन मानता है? टेम्पोरोसेंट्रिज्म। और एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। इसके अंदर क्या होता है कि ये कहता है कल्चरल रिलेटिविज्म कि किसी भी दो कल्चर को या किसी भी कल्चर को, दोनों कल्चर को अलग अलग उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनका कभी रिलेटिव स्टडी नहीं होनी चाहिए। दोबारा समझना कि रिलेटिविज्म क्या कहता है कि जैसे दो कल्चर है तो कभी दो कल्चर का कंपैरिजन नहीं करना कि ये सुपीरियर है ये इंफीरियर है। वो अपने आप में पूरा एक पूरी चीज है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो अपने आप में कंप्लीट है। आप उसके अंदर दोनों कल्चर में कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो उनके लिए बढ़िया है, ये इनके लिए बढ़िया है, तो सबको अपने अपने में खुश रहने दो। ये कौन कहता है? कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये तो क्या कहता है कि प्रेजेंट में जियो। ये कहता है किसी भी दो कल्चर के बीच में रिलेशन स्थापित करने की कोशिश मत करो। वो एक कल्चर अपने आप में संपूर्ण है और वो उनके लिए सही है जो उसको मानते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये चारों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। उनमें से एक स्टेटमेंट दे देगा और ये चारों दी हुई होंगी उसमें, ठीक है। लिख लो एथनोसेंट्रिज्म में। एक एक लाइन लिख लो बस। कंसिडर, कंसिडर लिखना तो मेरे को ही पड़ेगा। कंसिडर ओन कल्चर एज सुपीरियर देन अदर्स। अपने कल्चर को अन्य कल्चर से श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? एथनोसेंट्रिज्म। अपने कल्चर को अन्य कल्चर से श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? एथनोसेंट्रिज्म। हिटलर वाला एग्जांपल लिख लेना भाई। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। तो भाई जर्मन कल्चर को क्या मानता था? सुपीरियर मानता था। इसलिए अपन हिटलर को कैसा कह सकते हैं कि उसका कल्चर कैसा था? एथनोसेंट्रिज्म था, ठीक है।
जीनोसेंट्रिज्म एथनोसेंट्रिज्म का उल्टा होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो कि इसका विलोम होता है। और इसमें क्या कहते हैं कि इसमें क्या मानते हैं, फॉरेन कल्चर को सुपीरियर मानते हैं। कंसीडर फॉरेन कल्चर एज सुपीरियर। कंसीडर फॉरेन कल्चर सुपीरियर। कंसिडर फॉरेन कल्चर सुपीरियर, तो उस किस में मानेंगे, जीनोसेंट्रिज्म में। लिख लिया। अब लिखो टेम्पोरोसेंट्रिज्म, जो थर्ड था टेम्पोरोसेंट्रिज्म, उसके बारे में लिख रहे हैं। टेम्पोरोसेंट्रिज्म के बारे में लिखो। when we are inclined when we are inclined to assume when we are inclined to assume the present is the present is more important than past. Present is more important. ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म लिखो। Must be judged in their own terms rather than standards of another culture. लगभग पूरी हो जाएगी आज। ठीक है, नीचे करो। एक्सटेंशन नहीं रहे, सोशियोलॉजी।
सिलेबस देखा करो भाई, सिलेबस साथ ही रखा करो। हाँ, सभी चीजों का जब पढ़ रहे हो तो डब्ल्यू ऐसे नहीं है कि भाई यहाँ पढ़ा दिया और आप पढ़ लिया और चले गए ऐसे ही। सिलेबस अपना आप तुम्हारे पास होना चाहिए, जो पढ़ रहे हो वो उसमें देख लो, एक आइडिया रहेगा, वरना ऐसे कहाँ चले जाओगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी चीजें हैं वो सारी कंप्लीट नहीं कर पाओगे वरना। चले, ये अपन ने जो बात की थी वही है, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म, टेम्पोरोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, अब एक होता है भाई इथोस, कल्चर अपन ने कल्चर में ही एक देख रहे हैं इथोस, ऐसे डाल लेना इथोस, लिख लेना इथोस। इथोस क्या होता है, नाम आएगा सीधा ही इथोस। ऐसे पूछेगा कि कोर, कल्चर की कोर कौन है, तो अपन कहेंगे कौन है, कोर क्या होती है भाई, करस्ट मेंटल कोर होती है ना, एकदम बीच वाला हिस्सा जो, ठीक है। तो ये इथोज है, ये कल्चर की क्या है, कोर है, कालजे की, जम्मा कालजे की कोर कौन है, इथोज। ठीक है, तो ये क्या देता है, ये ट्यून प्रोवाइड करवाता है, कल्चर को ट्यून प्रोवाइड करवाता है। तो वो कौन देता है, कल्चर को ट्यून कौन प्रोवाइड कराएगा, इथोस। तो इसको एक तो क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना इसको कि ये क्या है, ऑफ कोर ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। एक तो ये ध्यान रखना है कि कोर कौन है, तो ऐसे सीधा ही पूछेगा कि निम्न में से किसको नॉर्म्स की और वैल्यूज की कोर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, इथोस को। और ये क्या प्रोवाइड कराती है, टोन और फीलिंग प्रोवाइड करवाती है कल्चर को। ठीक है, ट्यून 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 टोन एंड फीलिंग। ठीक है, टोन एंड फीलिंग टू कल्चर, प्रोवाइड टोन एंड फीलिंग टू कल्चर। इसे सब कल्चर भी कहा सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं, सब कल्चर भी कह सकते हैं, कि अगर कल्चर नहीं हो तो इथोस से भी काम चला सकते हैं। अधूरा है भैया, ठीक है, कल्चर इसके बिना अधूरा है, इथोस के बिना, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करवाती है, कल्चर को टोन और उस फीलिंग है वो प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ये कोर है। ठीक है, फीलिंग कहाँ आएगी, ये आएगी कोर में ही आएगी। ठीक है, तो ये टोन और फीलिंग कल्चर की कहाँ होगी, कालजेम। ठीक है, तो इसमें याद रखना है भाई, ऐसे तीनों ही चीज पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सब कल्चर, निम्न में से किसको सब कल्चर कह सकते हैं, इथोस को कह सकते हैं, वैल्यू को कह सकते हैं, कि और अपन बिलीफ को कह सकते हैं, रिलीजन को कह सकते हैं, किसको बोलेंगे, तो उसमें अपने को आएगा इथोस। किसको सब कल्चर बोलते हैं, कौन कल्चर को टोन और फीलिंग प्रोवाइड करवाता है, तो कौन, इथोस। और ये क्या है, कोर है। ठीक है, तो ये तीनों चीज किसके साथ में याद रहनी चाहिए, इथोस के साथ में। ये इसकी डेफिनेशन है, यही इसका सब कुछ है। इथोस नाम आया, दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, कोर है, कोर है। और कोर होगी वहां क्या होगी, फीलिंग होगी, फीलिंग होगी, और वो उसको क्या कह सकते हैं अपन, सब कल्चर कह सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज इसके साथ में लिख लो। आज के लिए बहुत है, ठीक है भाई, आज के लिए बहुत है तो बहुत है। शायरी नहीं आती यार मेरे को, सीखी कौन कदी, कल याद करके आऊंगा कोई ना कोई ना।